तो स्टूडेंट्स आज से अपन शुरू करेंगे ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। काफ़ी इजी है, स्टैंडर्ड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पोर्टेंट बोल सकते हो। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सिचुएशन समझना, अगर 2 मिनट के अंदर सिचुएशन समझ में आ गई, पूरा ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट शुरू के इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसको नॉर्मल स्पीड पर देखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो क्या हो रहा है, XYZ कंपनी ने क्या करा कि इसका ऑडिट होने वाला है, तो इन्होंने क्या करा, XYZ कंपनी ने एक मिस्टर ए को अपॉइंट करा ऑडिटर, एज एन ऑडिटर आप बोल सकते हो। इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल ऑडिटर। वो क्या करेगा, मिस्टर ए पूरे XYZ एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रांचेस वगैरह पूरा पूरा XYZ एंटिटी का ऑडिट करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कौन इशू करेगा, मिस्टर ए करेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, XYZ कंपनी थोड़ी सी बड़ी निकली, उसके अंदर 2 ब्रांचेस भी थी, ब्रांच 1 ब्रांच 2। अब इसको सब्सिडरी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ब्रांच के लिए इन्होंने क्या कर रखा था, XYZ कंपनी ने अलग से ऑडिटर अपॉइंट कर रखा था। ठीक है, ब्रांच 1 के लिए मिस्टर बी था, ब्रांच 2 के लिए मिस्टर सी था। ब्रांच ऑडिटर इनको बोलेंगे बी एंड सी को ब्रांच ऑडिटर बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑडिटर बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो बी और सी क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से ब्रांच का ऑडिट कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, अपने हिसाब से ब्रांच का ऑडिट कर देंगे, और ये क्या करेंगे, मिस्टर ए को अपना रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ हमने इस ब्रांच का ऑडिट करा, ये था। पर अल्टीमेटली XYZ कंपनी का जो मेन रिपोर्ट बनेगा वो तो एक ही बनेगा ना। ऐसा तो नहीं कि XYZ कंपनी पेरेंट कंपनी हेड ऑफिस कंपनी अपना अलग रिपोर्ट बना के दे, पब्लिक के अंदर अलग इशू करेगी, ब्रांच 1 पब्लिक के अंदर इशू करेगी। ठीक है, जब पूरा फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनेगा तो अल्टीमेट आप बोल सकते हो, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, मिस्टर ए का। कल को कोई भी गलती निकल गया XYZ एंटिटी के अंदर, तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, मिस्टर ए को। ठीक है, कि XYZ एंटिटी हेड ऑफिस और ब्रांचेस के अंदर आखिर ये मिस्टेक क्यों निकला। तो सबसे पहले देखो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ए का ही रहेगा, हेड ऑफिस कंपनी XYZ कंपनी के लिए भी, और उसकी ब्रांचेस के अंदर कोई भी मिस्टेक निकलता है तो लायबिलिटी किसका रहेगा, मिस्टर ए का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कौन बना रहा है, मिस्टर ए। पर इन्होंने क्या कर रखा था, XYZ कंपनी ने थोड़ा अपने लिए बेटर कन्वीनियंस वगैरह हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ब्रांच के लिए ऑडिटर वगैरह रख रखा था ताकि थोड़ा काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप बोल सकते हो कुछ कंपोनेंट्स के नंबर भी ऐड होंगे। ठीक है, देखो जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट तो अल्टीमेटली मिस्टर ए को ही बनाना है, इसको ही पूरे एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है। तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होंगे, इन कंपोनेंट्स के नंबर भी ऐड होने ही वाले, ब्रांच के नंबर भी ऐड होने वाले हैं। तो इसके लिए ये बता रखा है, स्टैंडर्ड के अंदर बता रखा है क्या मिस्टर बी और सी इनके काम को यूज़ कर सकता है क्या, या फिर अब इसका ही अलग से सेपरेट लायबिलिटी रहेगा। तो क्या इसको डिटेल में चेकिंग करना चाहिए, क्या ब्रांच ऑडिटर के काम पर रिलाय कर लेना चाहिए, क्या इन पर 100% रिलाय कर लेना चाहिए, 50%, कितना रिलाय करना चाहिए मिस्टर ए को। अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, मिस्टर ए का रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली कल को अगर ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड निकला तो ब्रांच ऑडिटर भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑडिटर भी लायबल रह गई, क्योंकि आखिर उसको तो वो ये देखो ब्रांच ऑडिटर ये बोल सकते हैं कि हमको पूरा एंटिटी वाइज पता नहीं था कि क्या एंटिटी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह कितना परसेंट रहता है। पर प्रिंसिपल ऑडिटर ने तो पूरा एंटिटी का चेकिंग किया। ठीक है, इतना बड़े लेवल पे गया, उसके पास तो सारे नंबर से ब्रांच के दे, हेड ऑफिस के दे, तो वो ये कह के नहीं बच सकता कि उसको इस बारे में पता नहीं था और इसका इस रिगार्डिंग कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। हाँ, मिस्टर ए केस के अंदर बच सकता है, वो बोल सकता है समथिंग विच इज़ मटेरियल एट ब्रांच लेवल में, नॉट भी मटेरियल एट आप बोल सकते हो हेड ऑफिस लेवल, हो सकता है ना। देखो अगर ब्रांच के अंदर फ्रॉड निकलता है तो मिस्टर ये कह के बच सकता है कि ब्रांच मेरे एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं थी, मटेरियल नहीं थी, इसलिए उसने डिटेल के अंदर चेकिंग नहीं करा। तो बस अब अपन इसी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर आपको 1% भी समझ में आ गया, आगे का आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इतना डीप के अंदर पढ़ा है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑडिटर, अदर ऑडिटर एंड कंपोनेंट के बारे में पता चल गया होगा। कौन है प्रिंसिपल ऑडिटर, मिस्टर ए।
अदर ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर कौन है, मिस्टर BC। कंपोनेंट आपको समझ में आई गए होंगे B1 B2, ठीक है। देख लो 1% भी समझ में आ गया, आगे की हर एक लाइन समझ में आने वाली है। अच्छा, SS 600 क्या नहीं है, जॉइंट ऑडिट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ब्रांच 1 की अलग रिपोर्ट आएगी, मिस्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने इसके बारे में डिटेल में चेकिंग वगैरह नहीं किया। ये एक जॉइंट ऑडिट नहीं है। एंड ऑडिटर्स रिलेशनशिप विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, ऐसा नहीं कि ये अलग से ऑडिट करके चले गए होंगे, ठीक है। अल्टीमेट फाइनल रिपोर्ट किसका बनेगा, मिस्टर ए का बनेगा, ठीक है। तो सारी चेकिंग वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ए का है। प्रिंसिपल ऑडिटर प्रोसीजर्स व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, अब क्या मिस्टर ए ब्रांच ऑडिटर का वर्क यूज़ कर सकते हैं क्या, तो इसके अंदर बता रखा है कि अगर ये सिचुएशन मतलब आप कंडीशन बोल सकते हो फुलफिल हो जाती है तो ये उसको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। उसको फिर इंडिपेंडेंटली चेकिंग खुद से चेकिंग कर लेना चाहिए ताकि उसको सही ऑब्टेन हो जाए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये कंडीशन बता रखी, जैसे कि सबसे पहले क्या बता रखा है, प्रिंसिपल ऑडिटर का राइट है वो क्या कर सकता है, विजिट एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपोनेंट। मिस्टर ए के पास राइट है वो खुद जाके ब्रांच के अंदर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, ठीक है। ब्रांच के बारे में नॉलेज ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये मिस्टर ए ये भी चेक कर सकता है उसके एंटिटी वाइज उसके लिए क्या ये ब्रांच मटेरियल है या नहीं। अगर देखो मटेरियल नहीं निकली तो वो ब्रांच ऑडिटर के काम पर ज़्यादा डिले कर सकता है। अगर ज़्यादा मटेरियल है तो उसको फिर अपने हिसाब से भी चेकिंग करके सही ऑब्टेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑडिटर को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करना रहेगा अनलेस मेंबर ऑफ ICI, यानी कि ये ब्रांच ऑडिटर क्या क्वालिफाइड पर्सन है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। D पॉइंट पढ़ना, डिस्कस करना चाहिए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ अदर ऑडिटर विथ अदर ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। अब अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अदर ऑडिटर का कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलता है, उन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर वगैरह बताया होगा, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑडिटर को डिस्कस करना चाहिए अदर ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ कि आखिर उनको ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्यों मिली वगैरह। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो खुद जाके परफॉर्म एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री प्रोसीजर्स लगा सकता है, ठीक है। Principal auditor should document in his working papers that he has reviewed the work of other auditor and how the conclusions have been arrived. Principal auditor को ये बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने कैसे ब्रांच ऑडिटर के काम को रिव्यू करा और आखिर वो कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे कि ब्रांच के अंदर सब कुछ मतलब आप बोल सकते हो सही है, ठीक है। G पॉइंट बता रखा, अगर अदर ऑडिटर ने क्या करा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन दिया तो फिर क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को और डिटेल के अंदर चेकिंग करना पड़ेगा कि आखिर देखो एक मैं आपको MCQ वाइज से क्वेश्चन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने क्या किया, ब्रांच ऑडिट किया, इन्होंने क्या करा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन दिया। क्या ये ज़रूरी है क्या मिस्टर ए जब अपना फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा पूरे XYZ एंटिटी का तो अपने फाइनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी मॉडिफिकेशन दे या फिर क्लीन दे सकता है, तो इसका सही आंसर है मिस्टर अपने फाइनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्लीन ओपिनियन दे सकता है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ मिस्टर बी ने जिस वजह से मॉडिफिकेशन दिया था वो ब्रांच लेवल पे तो मटेरियल था, पर पूरे एंटिटी वाइज देखे जाए तो मिस्टर ए के लिए वो क्या था, मटेरियल था ही नहीं, इसलिए वो क्या कर सकता है, क्लीन भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने लेफ्ट करा था, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकते, शुड रिव्यू रिटर्न समरी ऑफ अदर ऑडिटर प्रोसीजर्स। आखिर अदर ऑडिटर ने कौन कौन से प्रोसीजर्स वगैरह लगाए जिसकी वजह से उन्होंने क्लीन ओपिनियन दिया, मतलब कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ करे वो सब उसका रिव्यू कर सकता है, उनका रिटर्न समरी। ऑब्वियसली ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स का राइट नहीं मिलेगा मिस्टर ए को, ठीक है। वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल ऑडिटर क्वेश्चनरी फॉर्म में पूछ सकता है, चेकलिस्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि उसको सही ऑब्टेन हो जाए कि ब्रांच के अंदर सब कुछ करेक्ट है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन आ सकता है C पॉइंट के रिगार्डिंग, रिव्यू रिटर्न समरी, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये 4 पॉइंट बता रखे हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है अदर ऑडिटर को, ठीक है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस ऑफ एंगेजमेंट एंड मटेरियलिटी। वही प्रिंसिपल ऑडिटर को देखना पड़ेगा क्या ये ब्रांच मटेरियल है क्या, ठीक है।
तो उस हिसाब से उसको डिटेल में चेकिंग करना पड़ेगा। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स डिपेंड ऑन प्रिंसिपल ऑडिटर नॉलेज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर। क्या ब्रांच ऑडिटर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट है क्या? दिस नॉलेज में हैव बीन एनहांस्ड फ्रॉम रिव्यू ऑफ प्रीवियस ऑडिट वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। क्या अदर ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर एंड आप बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या लास्ट ईयर भी काम करा था क्या? देखो लास्ट ईयर काम करा होगा तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर ही प्रिंसिपल ऑडिटर ने इसको इवेल्युएट कर लिया होगा कि आखिर ये कैसा काम करता है, तो कहीं ना कहीं करंट ईयर के अंदर उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, नोट बता रखा है specific procedures to be performed by the principal auditor when using the work of other auditor to obtain say that the work of other auditor is adequate for the purpose of principal auditor। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है, अदर ऑडिटर के काम को यूज़ करने वाला है। ठीक है, तब उसको क्या देखना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे ताकि उसको पता चल जाए कि जो भी अदर ऑडिटर का वर्क है वो उसके लिए क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए एडिक्वेट है। ठीक है, पहला पॉइंट बता रखा है एडवाइस द अदर ऑडिटर रिगार्डिंग यूज ऑफ अदर ऑडिटर वर्क एंड रिपोर्ट एंड मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। अब अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को पहले ही पता है कि उसको ब्रांच ऑडिटर के काम पर रिलाई करना पड़ेगा, लास्ट में करना है, रिलाई करना है, तो उसको प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, प्लानिंग स्टेज में अदर ऑडिटर को बता देना चाहिए कि उसको इस मतलब फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर उसको लगता है प्रिंसिपल ऑडिटर को कि इस एरिया के अंदर ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर एक तरीके से गाइडलाइन दे सकता है अदर ऑडिटर को कि इस एरिया के अंदर डिटेल में चेकिंग करना एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। प्रिंसिपल ऑडिटर विल इन्फॉर्म अदर ऑडिटर्स ऑफ मैटर्स सच एज एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, कौन सी एरिया के अंदर डिटेल के अंदर चेकिंग करना, टाइम टेबल फॉर कम्प्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑब्वियसली अदर ऑडिटर का भी टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑडिट, अदरवाइज क्या होगा, प्रिंसिपल ऑडिटर उसके काम पर रिलाई कर ही नहीं पाएगा। प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, क्या कोई रेगुलेटरी वाइज कोई डिस्क्लोजर देने का है क्या? अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर को तो सब डिटेल में नॉलेज है तो उसको अदर ऑडिटर को भी बताना पड़ेगा कि ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है तो उसका डिस्क्लोजर आना चाहिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या, फॉर एग्जांपल कारो 2020 के अंदर क्या रिपोर्टिंग आना चाहिए, तो इस बारे में भी प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लायंस विद देम, और लास्ट में वो क्या कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन ले सकता है प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर से कि उसने सारे कंप्लायंसेस वगैरह का फुलफिलमेंट करा है। फोर्थ पॉइंट बता रखा है मैटर्स नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड इफ अदर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज फोर्थ पॉइंट के अंदर बता रखा है मैटर्स नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड इफ अदर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज मॉडिफाइड। अब क्या हुआ, अदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन दे रखा था, तो फिर कौन कौन से मैटर्स प्रिंसिपल ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन करने चाहिए, कंपोनेंट्स हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। ठीक है, अदर ऑडिटर ने कौन कौन से कंपोनेंट का ऑडिट करा, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म, कंक्लूजन्स रीच, कौन कौन से प्रोसीजर लगाए, क्या कंक्लूजन आया, डॉक्यूमेंट रिजल्ट ऑफ डिस्कशंस विद अदर ऑडिटर एंड रिव्यू ऑफ रिटर्न समरी ऑफ अदर ऑडिटर प्रोसीजर्स। अदर ऑडिटर ने कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाए, उसका कोई रिटर्न समरी है तो प्रिंसिपल ऑडिटर को उसको क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, डी पॉइंट बता रखा है वेयर अदर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अदर देन अनमॉडिफाइड हाउ इज डील्ड विथ क्वालिफिकेशंस। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है अगर इस नाम से क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या लिखना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ऊपर तो मैंने इतना डिटेल के अंदर पढ़ा था। ठीक है, देखो जो जो क्वेश्चन आ सकता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। सी पॉइंट पढ़ा, इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स का क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। ये एमसीक्यू आ सकता है। प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क एंट्रस्टेड टू अदर ऑडिटर except in circumstances which should have aroused his suspicion about reliability of work performed by other auditor। इसका क्या मतलब है, देखो कई बार क्या हो सकता है प्रिंसिपल ऑडिटर को साफ पता चल रहा है जब वह
मतलब ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑडिटर को ज़्यादा नॉलेज होगा क्योंकि वो पूरे एंटिटी का ऑडिट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑडिटर को साफ साफ लग रहा है कि यार ये ब्रांच के अंदर तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फ्रॉड हो रहा है, ऐसा प्रिंसिपल ऑडिटर को साफ साफ पता चल रहा है। पर फिर भी प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है, वो ये सोच रहा है यार उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांच ऑडिटर गलती माना जाएगा अगर इसके अंदर फ्रॉड भी निकला तो इस केस में क्या मिस्टर है प्रिंसिपल ऑडिटर लायबल माना जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल माना जाएगा। अगर ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर को साफ साफ पता चल रहा है कि ब्रांच के अंदर गलती है, फ्रॉड है, तो उसको क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। अगर वह अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेता तो फिर प्रिंसिपल ऑडिटर भी लायबल माना जाएगा। क्योंकि हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑडिटर ने पूरे एंटिटी का ऑडिट करा तो उसको पता चल गया यार जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोक्स 60% वगैरह रह रहा है पूरे एंटिटी वाइज। अब ब्रांच वन का ऑडिट हो रहा है तो इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट 90% आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हो सकते हो सिग्निफिकेंट वेरिएंस आ रहा है। अब इसको प्रिंसिपल ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर इतना डिफरेंस आ क्यों रहा है। अब अगर प्रिंसिपल ऑडिटर इसको ऐसे ही छोड़ देता है, कल को ब्रांच के अंदर ये गलत नंबर निकला, 90% था ही नहीं, 50% ही जबकि एक्चुअल में होना चाहिए था, तो फिर अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ने डिटेल के अंदर चेकिंग नहीं करा तो फिर वो भी रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। हाँ, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को एकदम नॉर्मल लग रहा है कि जैसा एंटिटी में रेशोज वगैरह वैसे ब्रांच के भी है, ठीक है, ऐसा उसको कोई चांस नहीं दिख रहा कि फ्रॉड है, तो फिर प्रिंसिपल ऑडिटर ने अपने हिसाब से भी ठीक है थोड़ा बहुत नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगा, उसको कोई फ्रॉड नहीं मिला। अब कल को क्या निकला, मतलब सेम सिचुएशन के अंदर बाद में पता चला यार इस ब्रांच के अंदर तो फ्रॉड निकला, जबकि प्रिंसिपल ऑडिटर को पहले पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो फिर अगर ब्रांच के अंदर फ्रॉड निकला तो फिर उस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर कम लायबल माना जाएगा, फिर सबसे पहले ब्रांच ऑडिटर को पकड़ेंगे। सेम इसके अंदर ये बता रखा है वो कब रेस्पॉन्सिबल रहेगा या नहीं रहेगा। 6 पॉइंट बता रखा है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल एक्सेप्टिंग पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर। कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको देख लेना चाहिए मटेरियलिटी कितना है, डिग्री ऑफ नॉलेज देख लेना चाहिए रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स, रोम कितना रहेगा, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ना चाहो तो भले मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स। देखो 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, आखिर कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑडिटर का पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी ने 4 फर्म को अपॉइंट करा था, ठीक है, तो अब एक चार चार फर्म को अपॉइंट करा था एज ए ऑडिटर, XYZ कंपनी ने 4 फर्म को अपॉइंट करा। अब उसमें से एक फर्म क्या करेगी, प्रिंसिपल ऑडिटर का रोल प्ले कर रही है, तो अगर वो एक फर्म रोल प्ले कर रही है प्रिंसिपल ऑडिटर तो उसको कौन कौन से फैक्टर देखने चाहिए, मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन देखना चाहिए, आखिर वो प्रिंसिपल ऑडिटर जितना ऑडिट कर रहा है कितना मटेरियल पोर्शन वो ऑडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 70% एंटिटी का पोर्शन वो ऑडिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए चांस कम रहेगा, अदर ऑडिटर के भरोसे उन्होंने कम पोर्शन छोड़ा है। हाँ, थोड़ा वो चेकिंग करेंगे पर कहीं ना कहीं मटेरियल पोर्शन वो चेक करें, डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है ब्रांच के अंदर सिर्फ वेयर हाउसिंग का काम होता है, जहाँ भी प्रोडक्शन होता है वो वाला सारा चेकिंग वगैरह कौन कर रहा है, प्रिंसिपल ऑडिटर ही चेक कर रहा है। रोम इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, आखिर उसके अंदर रिस्क कितना, ब्रांच के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिग्निफिकेंट रिस्क हो, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर को ही चेक करना पड़ेगा, वो अदर ऑडिटर के काम पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा, एडिशनल प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा अगर उस ब्रांच के अंदर ज़्यादा रिस्क हुई तो। रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर रिजल्टिंग इन द प्रिंसिपल ऑडिटर हैविंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट। देखो प्रिंसिपल ऑडिटर को कोशिश करनी चाहिए कि पूरे एंटिटी का अप्रोक्स 70 to 80% पोर्शन वो खुद ही चेक करें, अदर ऑडिटर के काम को यूज़ भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20 से 30% ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ, 20 से 30% पोर्शन में भी वो खुद चेक करेंगे पर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं एक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन उनको खुद को रखना चाहिए। तो ये अपना ऐसे 600 कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। कि बता रखा है कंक्लूजन्स विद अदर ऑडिटर एंड, ठीक है।
डॉक्यूमेंट करना चाहिए, जो भी अदर ऑडिटर का कंक्लूजन्स वगैरह आता है, ठीक है, उसके रिजल्ट को प्रिंसिपल ऑडिटर को देखना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, ये अपना वीडियो कंप्लीट होता है।